प्रदर्शन जो है वो जारी है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान। 24 दिन हो गए हैं किसानों के सड़कों पर बैठने से। जहां एक तरफ यातायात में परेशानी हो रही है, वहीं देश भर में व्यापार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान लगातार सरकार से कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और वहीं अब न सिर्फ बीजेपी के ही कुछ नेता किसानों के समर्थन में सामने आ रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी से जो झटका मिला है उसके बाद किसान आंदोलन से उपजे हालातों के बाद अब व्यापारी भी किसानों की मांगे सुने जाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार अभी भी किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और वहीं पीएम मोदी ने खुद कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक ट्वीट किया है जिसमें ग्राफिक्स और बुकलेट के जरिए कृषि कानूनों के बारे में बताया गया है। पीएम ने यह लिखा है कि ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री हैं जो हाल ही में कृषि सुधार हमारे किसानों की मदद करने के बारे में विस्तार से बताते हैं और ये नमो ऐप वॉलंटियर मॉड्यूल को डाउनलोड किया जा सकता है। इसे पढ़ें और साझा करें, ऐसी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन वहीं किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को ही झुकना होगा, क्योंकि सरकार ने यह बखेड़ा खड़ा किया है और समाधान सरकार के हाथ में ही है। जिस तरीके से किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो कानून पास किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। भाई सरकार को बात करनी चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे सरकार से बात करने के लिए। सरकार बात करें, इशू तो सरकार ने बना दिया, बिल लेकर आगे किसानों से पूछा नहीं। अब किसान कह रहे कि वापसी ले लो, वापसी हम लेते नहीं, तो गलती किसकी? गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है ना। अब ऐसे में सरकार बात नहीं कर रही है या किसानों से भी और सरकार की बात नहीं हो पा रही, हम यूँ कहें कि किसानों की सरकार से बात नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं हो रही तो क्या होगा, कैसे होगा? अब क्या पता, तो सरकार राह उठाओगी। अगर उनको ठीक लग रहा हो तो बात कर लो, ना ठीक लग रहा हो जब ठीक लग जाए जब बात कर लो। तब तक क्या होगा? हम तो यही हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं? यहीं रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ को रहेंगे। हाँ, हम क्या कहीं जा रहे हैं? तो कोई आपकी तरफ से कुछ पहल हो जाए? हम किससे पहले कहाँ दीवारों में टक्कर मारे जा जाकर दिल्ली में? भाई मिलना तो सरकार को पड़ेगा, वो बता। विनीत कपूर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों को मना लिया जाए, लेकिन किसान अब ये कह रहे हैं कि समाधान सरकार के हाथ में है। हमने जो कानून हमने मांगे ही नहीं, वो हमें दे दिए गए और अब अगर हम उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे। देखिए, सरकार की अगर मंशा की बात करें तो सरकार की मंशा जो है वो साफ होती नजर नहीं आ रही है कि वो इन आंदोलनों को खत्म करवाना चाहती है या नहीं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार के नेता जो हैं वो टेबल टॉक करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी सरकार के कुछ बीजेपी नेता ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन को लेकर कई तरह की जो गलत शब्दावली है उसका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। चाहे उसमें हम इनको खालिस्तानी कहने के बयान की बात करें, चाहे इनको हम वक्फवादी कहने के बयान की बात करें, पाकिस्तानी कहने की बात करें, चीनी कहने की बात करें, यानी इस तरह की जब बयानबाजी आएगी तो फिर टेबल टॉक जो है वो सिर चढ़ती नजर नहीं आएगी। और सीधे तौर पर जिस तरह से किसान जत्थेबंदियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि ये बातचीत तभी सिरे चढ़ सकती है जब केंद्र की मोदी सरकार अपने रुख में परिवर्तन करे और वो इन कानूनों को वापस लेने का काम करे। अगर वो संशोधन की बात करते हैं तो इस पर किसान जो हैं वो रजामंद होते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अब उनका ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लेती है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में संजीदगी से विचार कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी किसानों के हक की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। वो भी कहती नजर आ रही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये उनका मौलिक अधिकार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक राहत जरूर किसानों को मिलती नजर आ रही है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कब बड़ी राहत देगी, कब ये कानून वापस लेने का फैसला लिया जाएगा, ये अब देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इस आंदोलन को अगर खत्म करवाना है तो सोच में परिवर्तन करके ये जो कानून है इनको सस्पेंड करना होगा, तभी आंदोलन जो है वो खत्म होता नजर आएगा। नहीं तो आंदोलन जो है वो पुरजोर तरीके से जारी है, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। जी
जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और एक तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि कुछ किसानों को मना लिया जा सके, लेकिन वहीं किसान भी अब अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार ने ही ये बखेड़ा खड़ा किया है। वहीं हरियाणा में बीजेपी की तरफ से एसवाईएल मसले पर सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है, लेकिन फतेहाबाद में मामला बिगड़ते हुए दिखाई दिया। पपीहा बाग में खुले स्थान पर उपवास कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर किसानों ने कल ही ये चेतावनी दे दी थी कि भाजपा के कार्यक्रम का वो विरोध करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उपवास स्थल पर किसान पहुंचे, भारी पुलिस बल को हटाया और बैरिकेडिंग को भी किसानों ने तोड़ दिया। उपवास स्थल को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर हंगामा वहां पर किया गया। बीजेपी नेताओं से बार बार डीएसपी दलजीत सिंह ये कहते रहे कि आपका प्रदर्शन हो गया है, अब ये स्थान छोड़ दीजिए, जबकि किसान भी अपनी जिद पर वहां पर अड़े रहे। जब तक भाजपा वाले यहां से नहीं जाते हैं तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, ऐसा किसानों की तरफ से कहा गया। आखिरकार पुलिस कप्तान राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और किसानों को रोकते रोकते स्थिति जब बिगड़ने लगी, पुलिस ने स्थिति बिगड़ते देख बीजेपी नेताओं को वहां से खड़ा किया और सुरक्षित बाहर निकाला। जितेंद्र कुमार जो हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से अब किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने एसवाईएल को लेकर के अपना ये सांकेतिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया, वहां पर टकराव की स्थिति बन गई? ये साफ तौर पर उपवास का कार्यक्रम था आज बीजेपी का, तो हंगामा किसानों ने जमकर वहां पे किया, काले झंडे दिखाए गए और बड़ी मुश्किल से जो फतेहाबाद के एसपी ने तो बीजेपी नेताओं को वहां से निकाला और पिटते पिटते बीजेपी के नेता आज बचे हैं। तो काफी हंगामा जो है फतेहाबाद में हुआ है। जी, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर उपवास कार्यक्रम में पहुंचे थे? जी, विधायक और सांसद ने यहाँ पहुंचना था लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे। लेकिन जो बीजेपी की जिला कार्यकारिणी है वो मौके पर मौजूद थी। जिला अध्यक्ष जो सरदार बलदेव सिंह रोह है वो मौके पर मौजूद थे और उनकी अगुवाई में ही जो बीजेपी नेता उपवास में बैठे थे। वहां किसान नेताओं ने जिन्होंने जमकर के हंगामा किया, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी या क्या कुछ कहा है किसानों ने? साफ तौर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले किसानों ने बैरिकेडिंग जो तोड़ी और उसके बाद जो टेंट लगाया गया था बीजेपी के द्वारा शहर की पपीहा पार्क के बाहर उपवास के लिए, उस टेंट को उन्होंने उखाड़ा और वो नारेबाजी लगातार चलती रही। बड़ी मुश्किल से पुलिस इन बीजेपी नेताओं को किसानों से बचाकर ले गई है। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी है? क्या हुड़दंग मचाने वाले ऐसे जो लोग थे उन पर कोई कार्रवाई की गई? फिलहाल किसानों की तरफ से तो यही है, किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उपवास वो नहीं होने देंगे, तो उसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई थी और बैरिकेडिंग भी की थी। लेकिन फिलहाल जो है किसानों ने जो बैरिकेड को तोड़ दिया और कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी इसमें कही जा सकती है। जी, पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी इस पूरे मसले पर? तो पुलिस अधिकारियों का यही कहना है, अभी उनकी तरफ सुरक्षा थी लेकिन किसानों की संख्या अधिक आने के कारण ये दिक्कत जो है वो हुई है और बीजेपी नेताओं को वो साफ तौर पर बचाने में कामयाब रहे हैं। नहीं तो किसान उनको जो हाथापाई होती हुई उनकी नजर आ रही थी। कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच गए थे? किसानों की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में किसान थे और दोपहर लगभग 12:30-1 बजे तक तो किसानों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और पुलिस को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता थे, वो कितनी संख्या में वहां पर थे? बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो लगभग 100 की करीब उनकी संख्या थी, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस हंगामे के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? प्रतिक्रिया हंगामे के बाद जो बीजेपी नेताओं का यही कहना था कि ये किसान नहीं है, जो हिंसा उनके द्वारा की गई है, हाथापाई करने की कोशिश भी की गई, इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति हालांकि बीजेपी की ओर से जारी जो की गई, उपवास करना सबका हक है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना था कि चेतावनी उन्होंने पहले ही दे रखी थी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज अहम बैठक बुलाई थी और किसान आंदोलन के बीच बुलाई गई इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर के पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालांकि इस बैठक को वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली नियमित मीटिंग बताया गया, लेकिन साफ है कि यह असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर मीटिंग के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचे और इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पृथ्वीराज चौहान, पी चिदम्बरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कमलनाथ आदि शामिल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 प्रदेशों में कांग्रेस के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है और जिस तरीके से जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर के महत्वपूर्ण रणनीति बनाने पर यहां पर चर्चा की गई है।
कांग्रेस नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितनी भी चुनौतियां हैं, राजनीतिक हालात हैं, उन पर आगे भी इसी तरीके से बैठकें होती रहेंगी और आगे रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये बैठक काफ़ी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी के नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, कई राज्यों में जो स्थिति है चुनाव में ख़राब देखने को मिल रहा है प्रदर्शन कांग्रेस का, इसी वजह से ये बैठक और भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में अगले साल अगर बात की जाए तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस लड़ेगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक अहम बैठक कांग्रेस की हुई है, इसमें क्या कुछ मंत्रणा जो है वो की गई है, कौन कौन से अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहां पर चर्चा की गई? इस तरीके से आज जो बैठक की गई थी वो बैठक के अंदर कह सकते हैं सोनिया गांधी की अध्यक्षता में की गई और कहीं ना कहीं ये जरूर मंथन करने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से फेरबदल करना, यानी कि जो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कलह चल रहा था उसको दूर करने की बात थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें कि जो राजस्थान के जो इलेक्शन है उसके अंदर जो प्रवक्ता वगैरह या फिर जो पद अधिकारी बनाए जाएंगे वो किस तरीके से बनाए जाएंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार देखा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार कहीं ना कहीं पछाड़ते हुए आगे निकलती चली जा रही है और कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की। मगर आप बात करें जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं जो 23 जो बड़े नेता थे उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था कि पत्र के अंदर ये कहा गया था कि जो कांग्रेस के अंदर जो गतिरोध जो कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश की जाए। अध्यक्ष पद के लिए कहा गया था, मगर अभी अध्यक्ष पद के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को दोबारा से दायित्व लेना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए। मगर देखना होगा कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने मना कर दिया था कि वो अध्यक्ष पद के लिए वो अपने आप को जिम्मेवार अपने आप को नहीं मानते हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर राजीव तिवारी यह भी अहम हो जाता है क्योंकि पार्टी जब खुद में ही मजबूत नहीं है तो सरकार को किस तरीके से घेरेगी। लेकिन क्या इस बैठक में सरकार को घेरने पर भी विचार किया गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार को तो घेरने की जरूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर पार्टी मजबूत हुई थी, कांग्रेस पार्टी बेशक पुरानी पार्टी रही है और कहीं ना कहीं जो उसके दावेदारी थी वो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक रही है। मगर बात करें जिस तरीके से अब भाजपा को यानी कि पछाड़ने की, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खुद कहते हैं कि कमियां रही हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलने के साथ साथ अब वो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लगातार जो कहीं ना कहीं पछड़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं हर राज्य के अंदर दिक्कतें आ रही है कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं इसको मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत होने के साथ साथ वो जो वोट बैंक जो उनसे टूटा हुआ है उनको वापस हासिल करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। मगर कांग्रेस पार्टी के अभी भी कहीं ना कहीं एक ऐसा संघर्ष नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अगर पार्टी मजबूत दावेदार चुन लेती है या फिर पदाधिकारी चुन लेती है तो कहीं ना कहीं जो युवा उनसे टूटा हुआ है या फिर जो वोट बैंक टूटा हुआ है वो वापस आने की उम्मीद जरूर जागे हो सकती है। मगर यही देखना होगा क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए दोबारा वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अहम बैठक कांग्रेस की आज हुई है जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैली करने के लिए कोरोना नहीं है तो संसद का सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यों है। संसद में किसानों के पक्ष में जनप्रतिनिधियों के आक्रोश से बचने के लिए बीजेपी सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। भाजपा संसदीय संवैधानिक परंपराओं का कत्लेआम कर रही है और इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रैलियां चल रही हैं, इसके अलावा किसान सम्मेलन भी अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और ऐसे में ये अहम सवाल अब बीजेपी सरकार पर उठ रहा है, मोदी सरकार पर उठ रहा है कि संसद का सत्र आखिरकार क्यों टाल दिया गया। अगर दिल्ली में कोरोना है तो बाकी राज्यों में या फिर दिल्ली में ही क्यों कोरोना नहीं है अगर रैलियां की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। ये अपने आप में एक अहम सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है और इससे पहले अगर बात की जाए तो विरोधियों के निशाने पर इस मसले पर बीजेपी सरकार रह चुकी है और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो संसद का सत्र टालने पर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी ये सवाल उठाया है और आपको बता दें, एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं, उस वक्त ये ट्वीट जो है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये पूछा है कि भाजपा की रैली करने में पुनीत मोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से लगातार अब मोदी सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है संसद का सत्र टालने को लेकर? देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है मोदी सरकार की नीतियों पर कि संसद का जो सत्र है उसको लेकर के लगातार सरकार कोरोना का बहाना कर रही है, लेकिन बंगाल में रैली करती है, बिहार में रैली करती है, बीजेपी के बड़े नेता रैली करने जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कोलकाता में है, वो रैली कर रहे हैं। वहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। किसी के चेहरे पर मास्क होता है, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं होता है। वहाँ कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन जब बात सत्र की आती है तो सीधे से एक बहाना दिया जाता है कि कोरोना के चलते संसद का सत्र नहीं चलाया जा सकता। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी ये प्रश्न उठा चुके हैं कि आखिर संसद का सत्र क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त किसानों को लेकर के जो बिल आया है और सीधे तौर पर उसका जगह जगह जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़ा है। इसमें विपक्ष के नेता चाहते हैं कि संसद का सत्र चले और किसानों के इस बिल पर पूछया बहस हो।
लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते सत्र नहीं चल रहा है, आज अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी जहां भी रैली करती है वहां कोरोना नहीं होता है, लेकिन क्या कोरोना केवल दिल्ली में है और संसद का सत्र चलाने से ही कोरोना के चलते इसको नहीं चलाया जा सकता? जहां भी आप रैली करते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आखिर सत्र चलाने में क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से बात की जाए अगर अलग अलग राज्यों में, क्योंकि किसान आंदोलन एक तरफ दिल्ली में चल रहा है तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं, किसानों की रैलियां की जा रही हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो चुनाव को लेकर के वहां पर भी रैलियां की जा रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र टाल दिया है। देखिए, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र होना चाहिए था, क्योंकि किसानों के बिल को लेकर के विपक्ष चाहता है कि सरकार चर्चा करे, विशेष तौर से उस बिल पर जरूर चर्चा करे, लेकिन सरकार एक बहाना साफ तौर पर दे रही है कि संसद का सत्र कोरोना के चलते नहीं चलाया जा सकता। और इसके बावजूद जो बीजेपी के नेता है, चाहे वो स्वयं गृह मंत्री है या बीजेपी के बड़े नेता है, वो पहले बिहार और अब बंगाल में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज सीधे तौर पर जब बात राजनीति की आती है, जब बात रैलियां करने की आती है, तब किसी तरीके का कोई कोरोना का भय नहीं रहता। लेकिन जब विपक्ष मांग कर रहा है कि सत्र चलाना चाहिए और जो भी बिल आया है उस पर बहस करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस पर सवाल उठा चुके हैं और कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन सरकार की ओर से एक जारी कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि संसद का सत्र इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है। सवाल यहाँ पर विपक्ष का और जो अखिलेश यादव ने उठाया वो लाजमी है, क्योंकि अगर संसद का सत्र कोरोना के चलते नहीं चल सकता है तो फिर आखिर कोरोना के चलते रैलियां कैसे हो जा रही है और उसमें हजारों लाखों की भीड़ कैसे हो जा रही है? जी बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या से लगभग 50 किलोमीटर दूर रायबरेली रोड पर स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषि मेले का आयोजन होना है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी करेंगे और 3 दिवसीय कृषि मेला 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। कृषि मेले में किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें कृषि से संबंधित जानकारियां और कृषि उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कृषि मेले के दौरान कृषि गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बुद्धिजीवी लोग भाग लेंगे और किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। कृषि मेले के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री रमापति शास्त्री और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जो कृषि प्रौद्योगिकी है, चाहे राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई हो या विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हो या प्राइवेट संस्थानों द्वारा विकसित की गई हो या किसी किसानों की सफलता की कहानी हो, उस सबको हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर जो है दर्शाएंगे, ताकि जो किसान आए अन्य जिलों दूर दराज से वो कृषि में विविधता को देखें, कृषि विकास के बढ़ते चरण को देखें और कैसे किसानों की आय दुगनी करनी है उस पर उसको बारीकी से देखें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी का तो लोकार्पण का, शिलान्यास का, जो भी विश्वविद्यालय के संबंधित योजनाएं हैं उसका तो करेंगे ही करेंगे। 20 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वहां कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर के किसानों में आक्रोश है, तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि किसानों को मना लिया जाए और किसान कानूनों के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसान आंदोलन को ख़त्म करवाया जा सके। इसी के मद्देनज़र ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी हो सके, किसान ज़्यादा लाभ जो है वो कमा सकें खेतीबाड़ी से। 3 दिन ये कृषि मेला चलेगा और इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अयोध्या में रायबरेली रोड पर स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये मेले का आयोजन किया जाना है। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके की तैयारियां मेले को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा वहां पर रहने वाला है? देखिए हितेन, मैं बता दूं आपको कि कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या से महज 50 किलोमीटर की दूरी रायबरेली रोड आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी पहुंचेंगे और वहां पर मेला गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जो मेला गोष्ठी 3 दिवसीय होगा और वहां पर कृषि मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मंत्री जो है कृषि मंत्री
सूर्य प्रताप शाही और मंत्री रमापत शास्त्री सहित तमाम मंत्री और विधायक गण मौजूद रहेंगे और किसानों को दुगनी आय करने के लिए बताया जाएगा और तमाम प्रकार की कृषि संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। हितेंद्र, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन भी इस वक्त चल रहा है, तो क्या ऐसे में किसान आंदोलन पर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, सीधे तौर पर किसान जो है किसानों को सुलझाने के लिए जिस तरीके से किसान यूनियन और पूरे किसान जो है कृषि को लेकर के जो पारित किए गए हैं 3 बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो है कृषि को लेकर भी किसानों को बहलाने और फुसलाने का काम किया जाएगा, जो कि कृषि गोष्ठी के आयोजन के तहत जो है योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और कृषि मंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो इसमें किसानों को बताया जाएगा कि कृषि करके कैसे दुगनी आय की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो है किसानों को दुगनी आय को लेकर भी अपनी राय रखेंगे। हितेंद्र जी गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर कृषि मेले का उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के होशियारपुर में खेत में एक ग्रेनेड मिलने का मामला सामने आया है। खेत में ग्रेनेड के मिलने से गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। गांव में सुबह सुबह सनसनी फैल गई। होशियारपुर के गांव सुंडिया में एक खेत में ग्रेनेड देख करके गांव की महिलाओं ने गांव वालों को इस बारे में जानकारी दी कि बम खेतों में पड़ा हुआ है। जिसके बाद गांव के लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो पता चला हथगोला वहां पर पड़ा था। जिसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची और बम डिफ्यूज करने वाली टीम को भी वहां पर बुलाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए कुल्लू की, तो हिमाचल के कुल्लू में जिले के सभी स्कूलों के विद्यार्थी, अध्यापकों और अभिभावकों को अब किसी भी जानकारी के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर शिक्षा विभाग से जानकारी चाहते हैं तो बस एक क्लिक पर ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करते हुए ऑफिस के कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। ये बात जिला कुल्लू के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक सीताराम बंसल के कार्यालय की वेबसाइट लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उप शिक्षा निदेशक ने यह बताया है कि कुल्लू कार्यालय की अब वेबसाइट तैयार की गई है, जिससे कार्यालय के कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ साथ जिले भर के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, अध्यापकों और
विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों और अभिभावकों को एक क्लिक पर सभी प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। इस वेबसाइट के माध्यम से विभाग से जारी सर्कुलर, तबादला आदेश, कर्मचारियों की नियमावली, नोटिस बोर्ड और आवश्यक सूचनाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेगी। दूसरी हमारी मांग जो यहाँ एक टीचर होम बना है, तो हम चाहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो, क्योंकि काफी अच्छी जगह पर बना है लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि रहने के लिए अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम आनी निर्माण क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं तो हमें रात्रि ठहराव की बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने इनसे गुजारिश की कि इसको अपने विभाग के नाम किया जाए और यहाँ पर 3-4 सेट अच्छे बनाए जाए, ताकि दूर दराज जिला कुल्लू के कोई भी टीचर यहाँ जब आते हैं अपने काम से तो उनको रहने के लिए यहाँ पर सुविधा हो। इसके अलावा हमने आनी और निर्मल क्षेत्र में वहाँ दशहरे का अवकाश नहीं होता है, क्योंकि एक ही जिला के लोग होते हुए भी हमें वहाँ दिवाली का अवकाश दिया जाता है, जबकि हमारा जो एडजॉइनिंग जिला है लाहौल स्पीति, वहाँ दशहरे का अवकाश होता है। तो हमने मांग की कि हमें दिवाली की जगह दशहरे का अवकाश दिया जाए। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी के अधिकतम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बहराइच, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, जहां लोगों के लिए कड़ाके की ठंड में काफी परेशानी हो रही है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो पुनीत, क्या कुछ जानकारी है इन जिलों में जिस तरीके से शीतलहर के बारे में अलर्ट जारी किया गया है? कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा समस्या आम लोगों को देखने की मिलेंगी? देखिए हितेंद्र, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ पिघल रही है उससे और ज्यादा शीतलहर चल रही है। और उत्तराखंड से सटे जितने भी जिले हैं पश्चिमी यूपी के, अमरोहा, बुलंदशहर सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पे जो लोग शीतलहर की चपेट में कोई ना आए, इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सावधान रहने को कहा है। साथ ही अलाव के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो सड़कों पर जीवन गुजारते हैं उनके रहने के लिए वहां पर कैंप वगैरह बनाए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस काम में तेजी ला दी है, रैन बसेरे तेजी से बनाए जा रहे हैं और अलाव जलवाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ आज शाम से ही ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, उन्नाव, सीतापुर सहित तमाम ऐसे जिले हैं, अमरोहा, बिजनौर और हापुड़ तक, यानी पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक इस हवा का कहर रहेगा और कई जनपदों में ये हवा काफी शीतलहर काफी ठंडी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने को कहा गया है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए अगर बात की जाए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पर अपना जीवन यापन जो है वो व्यतीत करते हैं। देखिए शीतलहर के कहर का जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद जो भी जिला प्रशासन है जिस भी जनपद का, वो काफी तेजी ला रहे हैं इस काम में कि अलाव जगह जगह जलवाए जाए। और इसके अलावा रैन बसेरे, जैसा कि आपने बताया कि फुटपाथ पर काफी लोग जीवन यापन करते हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करी जा रही है और अब इस काम में तेजी लाई गई है। ज्यादा से ज्यादा रैन बसेरे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम का कहर 1-2 महीने यही रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है और प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट है। जी, अगर बात लखनऊ की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहां पर भी ठंड का जो कहर है वो काफी देखने को मिल रहा है, ऐसे में लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है? देखिए लखनऊ में हालांकि रैन बसेरों की संख्या काफी है, लेकिन इस बार नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही, क्योंकि अभी तक कई ऐसी जगह है जहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं हो पाई है।
लखनऊ नगर निगम के कई जोन में बटा हुआ है, लेकिन कई जोन ऐसे हैं जहां पर अभी तक रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द से जल्द रैन बसेरे लगा लिए जाएंगे, इन पर तेजी से काम चल रहा है। और सीधे तौर पर जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था और उससे पहले के वर्षों में देखा कि मुख्यमंत्री स्वयं कभी भी बिना बताए रैन बसेरे में जाते हैं, लोगों से हालचाल लेते हैं। ऐसे में अब जब शीतलहर का कहर जारी है, औचक निरीक्षण भी होंगे, उसको देखते हुए अब पुनीत मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ के क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते। अभी नहीं आए। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई, हमारे जो स्थानीय उद्योगपति हैं वो 42,000 करोड़ के एमयू कर चुके हैं, और यही बात मैंने उनसे कही कि आप लोगों को हमने अवसर दिया है कि यहाँ के जो स्थानीय जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। उसके आपको किस प्रकार से आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हम यहीं कराना शुरू कर दें अभी से। जब उद्योग लगेगा उस समय आपको स्किल्ड लेबर आपको मिल जाएगा। चलिए, कौशल्या माता को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि वो जन्म स्थान वहाँ पर मंदिर है। बीजेपी जो है राजनीति, कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है 15 साल रमन सिंह रहे, राम वनगमन पथ नहीं बना पाए। आज जब हम पर्यटन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो इनको पीड़ा क्यों होना चाहिए, अपनी नाकामी स्वीकार करना चाहिए इनको। डॉक्टर रमन सिंह ने कल कवर्धा में पंचायत रखे थे, उनके कार्यक्रम थे, तो उन्होंने कहा है कि अधिकारी लोग टलवाना चाहते, हमारी भी वापसी होनी चाहिए। रमन सिंह जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें तो अच्छा है। 15 साल तक के इन्हीं अधिकारियों के भरोसे वो राज करते रहे। आज ये अधिकारी हमारे सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो फैसला करती है उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश न करें। सर, उसी में एक लाइन उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट और नीलामी के जरिए अधिकारियों का तबादला होगा। देखिए, वो तो अधिकारियों को ट्रांसफर करने में 2 साल लगा देते थे। यहाँ ये है कि यदि कोई अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिस पद पर हैं, वो यदि ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो दूसरे अधिकारी को मौका देने, कुछ सजा थोड़ी ट्रांसफर। ये बिल्कुल गलत है। राज्य के अधिकार है, यदि उसे उन अधिकारियों की आवश्यकता है तो उसे रोक भी सकता है। तो यदि उनके अधिकारों पे हनन कर रहे हैं गलत है। तो बिल्कुल सीएम भूपेश बघेल को आपने सुना जिस तरीके से वो बता रहे थे और अपने विपक्षियों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले ठंड पर। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है और अगर बात की जाए पूरे उत्तर भारत की तो ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन यूपी में कई जिलों में ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पुनीत। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राजधानी लखनऊ की, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। रैन बसेरों में अभी तक भी जो व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाई। तो ज्यादातर जिलों में ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और शीतलहर के बारे में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जहां पर ठंड से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शीतलहर में जो लोग फुटपाथ पर रहने वाले हैं, जो लोग बेघर हैं या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी मुसीबत जो है वो ठंड में पैदा हो जाती है। और वहीं पंजाब के होशियारपुर में खेत में एक ग्रेनेड मिलने का मामला सामने आया, जिसमें खेत में ग्रेनेड के मिलने से गांव के लोगों में भय का माहौल बन गया और गांव में सुबह सवेरे ही सनसनी वहां पर फैल गई। होशियारपुर के गांव सुंडिया में खेत में ग्रेनेड जो है वो देखने को मिला और महिलाओं ने गांव वालों को बम होने की जानकारी दी, जिसके बाद गाँव के लोगों ने जाकर के देखा तो पता चला कि हथगोला वहाँ पर पड़ा था। जिसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। बम को डिफ्यूज करने वाली टीम को भी बुलाया गया। रमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ होशियारपुर से अधिक जानकारी के साथ। रमन, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्या कुछ जानकारी दी गई पुलिस अधिकारियों की तरफ से?
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਆਣੇ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ गांव में हथगोला मिला जिसकी वजह से दहशत का माहौल जो है वो बन गया और सुरक्षा बलों को सूचना दी गई। सुरक्षा बल जब वहां पर पहुंचे, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद ये देखा गया कि हथगोला वहां पर पड़ा था और बम निरोधक दस्ते को भी वहां पर बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से ये बम जो है वहां पर मिला है, हैंड ग्रेनेड जो वहां पर मिला है, उसकी वजह से काफ़ी दहशत का माहौल गाँव वालों में देखने को मिला। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि होशियारपुर का जो इलाका है वो सरहदी इलाके में आता है और ऐसे में ये काफ़ी अहम हो जाता है कि ये हथगोला जो है वो आया कहाँ से है, हैंड ग्रेनेड, जिसकी वजह से गांव में सनसनी फैल गई। और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये हैंड ग्रेनेड आया कहाँ से है। लेकिन इसकी वजह से गाँव में दहशत का माहौल हो गया। सुबह सवेरे ही जब गांव की महिलाओं ने हैंड ग्रेनेड को देखा और गांव में जाकर के इस बारे में जानकारी दी कि खेतों में एक बम पड़ा हुआ है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ के किरनी और माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी जवाब दिया है। आतंकियों की घुसपैठ करवाने की फिराक में है पाकिस्तान। पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पुंछ के किरनी और मालटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से यह सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश जो है वो की जाती रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस सीज फायर के उल्लंघन के बारे में? जी देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। किरनी और मालती सेक्टर जो पुंछ का है वहां पर फिर से भारी गोलाबारी जो है वो शुरू कर दी है कि भारतीय सेना जो है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, खास करके बर्फबारी इन दिनों जो है हो रही है और इसी के ज्यादा बर्फबारी होने से पहले पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करवाने की मंशा पाले हुए है और यही वजह की लगातार LOC को टारगेट कर रहा है। खास करके अगर कहा जाए तो आज जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की है, स्थानीय लोग जो है काफी ज्यादा दहशत में हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए आतंकियों का सफाया हो रहा है जम्मू कश्मीर से और वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो इस तरह से पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं वो लगातार कश्मीर घाटी में मारे जा रहे हैं और वहीं नई खेप भेजने के लिए पाकिस्तान लगातार LOC को टारगेट कर रहा है और कई बार बीच बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जो है घुसपैठ करवाने की पाकिस्तान कोशिश करता है और वहां पर जो टनल है वो उसके जरिए आतंकियों को इस बार भेजता है, लेकिन वो उसकी ये भी मंशा जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो यही वजह है कि लगातार LOC को टारगेट कर रहा है ताकि वहां। बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है ताकि आतंकियों को भारत में भेजा जा सके, जम्मू कश्मीर में भेजा जा सके और हालात जो सुधरने लग रहे हैं अब फिलहाल उनको एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।